फ्लिपकार्ट पे लाखों सेलर्स हैं, लेकिन कुछ ही असाधारण सक्सेस हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सेलर्स रातों रात करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा कर लेते हैं, जबकि बाकी केवल संघर्ष कर रहे होते हैं। भारत में फ्लिपकार्ट पर 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड सेलर्स हैं। इनमें से कई अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इन लाखों सेलर्स के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना करके अपने बिजनेस को ग्रोथ दे जाना कई बार आसान नहीं होता। फ्लिपकार्ट अक्सर कुछ चुनिंदा सेलर्स की सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करता है। कोई जिसने अपनी हजारों की इनकम को लाखों की इनकम में बदल दिया, कोई जिसने 60 स्क्वायर फीट की दुकान से 1000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा बड़ा शोरूम बना लिया, या फिर कोई जिसने जीरो से शुरू करके करोड़ों का ब्रांड खड़ा कर दिया। लेकिन हाल ही में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, और शायद इस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। यह कहानी है सिकंदराबाद के मनसनीपल्ली परिवार की, जो कि एसपी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी का संचालन करता है। फ्लिपकार्ट पर सेलर बनने के महज 2 साल के भीतर इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 50 गुना ग्रोथ दर्ज की है। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप्स, ऑडियो डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बेचती है और बेहद तेज़ी से ग्रो कर चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह कंपनी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ गई? क्या यह सिर्फ एक ई कॉमर्स बूम की वजह से हुआ, या इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटजी थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या यह कंपनी फ्लिपकार्ट के उन खास सेलर्स नेटवर्क का हिस्सा है जिसे मार्केट प्लेस पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं? एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत 1990 के अंत में एक पब्लिक कंपनी के रूप में हुई थी। इसे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एम वेंकटेश्वर राव ने कुछ एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ मिलकर के शुरू किया था। पुराने लोग बताते हैं कि इस कंपनी के कुछ फिजिकल स्टोर सिकंदराबाद में थे, जहां यह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने में स्पेशलाइज करती थी। कंपनी की ज़्यादातर शेयर होल्डिंग राव और उनके परिवार के पास ही रही। उनमें से उनकी ब्रदर, उनके वाइफ और उनके नेफ्यू शामिल थे। लेकिन पैंडेमिक के दौरान बिजनेस को बड़ा झटका लगा। मार्च 2019 में कंपनी की रेवेन्यू 81 करोड़ रुपीस की थी, लेकिन मार्च 2021 में यह गिर करके 26.56 करोड़ की रह गई। हालांकि अगले साल जब देश धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा तो सेल्स में थोड़ा सा सुधार हुआ और रेवेन्यू 26 करोड़ से बढ़कर के 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले जैसी ग्रोथ की संभावनाएं कम हो गई थी। ऑफलाइन स्टोर्स की बढ़ती लागत और घटते मार्जिन्स के कारण कंपनी को नई दिशा में बढ़ने की ज़रूरत महसूस हुई। यही वजह थी कि एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अब एक बड़ा फैसला लिया। अब ट्रेडिशनल रिटेल से हट करके पूरी तरह से ई कॉमर्स पर शिफ्ट करने का फैसला। अगस्त 2022 में एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए और ई कॉमर्स को अपनी कोर बिजनेस में शामिल कर लिया। कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें कहा गया कि कंपनी ई कॉमर्स, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, मोबाइल इंटरनेट, ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करने के साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी जारी रखेगी। यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था, बल्कि कंपनी ने इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए नई तरह की स्ट्रेटजी बनाई। और उसके बाद एसपी इलेक्ट्रॉनिक्स ने फ्लिपकार्ट के साथ एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट करने शुरू किए, ताकि इसके ई कॉमर्स मॉडल को पूरी तरीके से बदलने पे काम किया जा सके। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की डायरेक्टर रिपोर्ट में इस बदलाव को लेकर के काफ़ी आशावाद दिखाया गया। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर्स ने कहा कि डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के बिजनेस को लेकर के काफ़ी आशान्वित हैं और उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा साल में रेवेन्यू के साथ और बेहतर प्रदर्शन होगा। यानी कंपनी को पूरी उम्मीद थी कि यह बदलाव सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक नई ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर ले जाने के लिए भी किया गया है। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक अलग ऑनलाइन डिवीज़न बनाया, अपनी ई कॉमर्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को लागू किया, लेकिन सिर्फ ई कॉमर्स पर शिफ्ट करना ही कंपनी के लिए काफ़ी नहीं था। सवाल यह था कि कंपनी इस मार्केट में खुद को कैसे मजबूत करेगी। यहीं पर फ्लिपकार्ट के साथ हुए कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स ने भूमिका निभाई। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की एनुअल रिपोर्ट से पता चला कि कंपनी ने फ्लिपकार्ट ग्रुप की कई एंटिटीज़ के साथ फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट्स किए। फ्लिपकार्ट इंडिया, जो कि फ्लिपकार्ट के होलसेल बिजनेस का आर्म है, उसके साथ होलसेल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया गया।
फ्लिपकार्ट इंटरनेट जो कि फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस आर्म है उसके साथ सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किए गए, और साथ में मिंत्रा डिजाइन्स और मिंत्रा जबोंग के साथ भी सिमिलर एग्रीमेंट साइन किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत तक एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स के रेवेन्यू में 108% की ग्रोथ हुई और कुल रेवेन्यू 40 करोड़ रुपए से बढ़कर के 85 करोड़ रुपए के ऊपर चला गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई, यह 17.7 लाख रुपए से बढ़कर के 20.39 लाख रुपए तक चला गया। डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में फिर से दोहराया कि ई कॉमर्स से उन्हें और तेज ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ई कॉमर्स पर शिफ्ट करने के और फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ने के बाद कंपनी की ग्रोथ सामान्य से कहीं अधिक तेजी से होने लगी, लेकिन अगले साल जो हुआ वह पूरी इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला था। 2024 में एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स की रेवेन्यू 2200% की जंप के साथ 1970 करोड़ रुपए मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए पहुंच गई। अब यह सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आंकड़ा था जिस पर सवाल उठने तो लाजमी थे। 40 करोड़ रुपए से सीधा 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, यह ग्रोथ किसी भी सामान्य बिजनेस के लिए लगभग असंभव है। आम फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए अपनी बिक्री को 2 गुना या 3 गुना करना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50 गुना से ज़्यादा की ग्रोथ हासिल कर ली। सवाल उठता है कि कैसे? ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस एक साल में सिर्फ 30 या 40% की ग्रोथ भी अगर अचीव कर लें तो उनके लिए बड़ी सफलता मानी जाती है। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, सर्विस सेक्टर में हो, अपने टर्नओवर को सिर्फ 2 साल में 50 गुना बढ़ाने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकता, कल्पना में भी नहीं सोच सकता। लेकिन एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में यह ग्रोथ एकदम से सामान्य थी। कैसे एक कंपनी जो 2 साल पहले महज 40 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे खड़ी थी, अचानक से 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे पहुंच जाती है? अगर नॉर्मल बिजनेस को देखें तो इतनी तेजी से ग्रोथ हासिल करने के लिए नए मार्केट्स में एंट्री लेनी पड़ती है, बड़े बड़े वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं, स्टाफ और ऑपरेशंस को एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करना पड़ता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स को स्केल करना पड़ता है। लेकिन एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ने यह सब कुछ नहीं किया। जी हाँ, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई मैसिव एक्सपेंशन नहीं किया, कोई हैवी मार्केटिंग नहीं की, लेकिन फिर भी रेवेन्यू आसमान छू रहे थे। इतनी तेज़ी से ग्रोथ हासिल करने वाली किसी भी कंपनी के लिए यह उम्मीद की जाती है कि उसका प्रॉफिट भी उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस हिसाब से उसका रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। 2000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन केवल 77.85 लाख रुपए। 22 गुना ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 0.03% ही क्यों रह गया? एक आम सेलर 5 से 10% का मार्जिन तो रखता ही है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। अगर इसकी तुलना करेंगे तो कई छोटे सेलर्स जो कि फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, उनके टर्नओवर कुछ लाख से कुछ करोड़ तक पहुंच भी जाता है, लेकिन उनका मार्जिन इतना भी कम नहीं होता। एक टिपिकल सेलर जो कि अच्छे मार्जिन के साथ प्रोडक्ट बेचता है, उसका रेवेन्यू का 5 से 10% तक का प्रॉफिट तो कमाई लेता है। अगर एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्जिन को देखें तो यह सिर्फ 0.03% के करीब है। मतलब ये हुआ साफ है कि एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के खेल में लगा हुआ है, लेकिन असल में प्रॉफिट मेकिंग इसका उद्देश्य ही नहीं है। और अब बड़ा सवाल कि तो फिर एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां इसमें अपने लिए असल फायदे क्या ढूंढती है? अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर बिजनेस आखिर किया ही क्यों जा रहा है? क्या यह सिर्फ फ्लिपकार्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बनने और किसी खास अरेंजमेंट के तहत काम करने के कारण हो रहा है? इतनी अग्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ लेकिन वाटर थिन प्रॉफिट मार्जिन, ये सिर्फ नंबर्स का खेल है या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेलर का फ्लिपकार्ट के साथ इंगेजमेंट किसी आम इंडिविजुअल सेलर की तुलना में कहीं ज़्यादा गहरा होता है। यह बड़ा संकेत है कि कंपनी ने अपनी पूरी ऑनलाइन बिजनेस खड़ी कर ली, लेकिन इसके लिए कोई कैपिटल में बढ़ोतरी नहीं हुई। शेयर कैपिटल 2,65,00,000 रुपये पे ही बना रहा। मार्च 2024 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग केवल 61 लाख रुपए की थी। मतलब अगर कंपनी के मालिकों ने कंपनी के बिजनेस में पूंजी नहीं लगाई तो हो सकता है कि लोग सोच रहे हो कि उन्होंने लोन लेकर के धंधा बढ़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोन भी नहीं लिया। लोन केवल 61 लाख रुपए। आप सोच के देखिए कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें केवल 2,65,00,000 रुपए के मालिकों की पूंजी लगी है और बैंकों का लोन केवल 61 लाख रुपए का है, क्या वह बिजनेस कभी भी 2000 करोड़ रुपए के टर्नओवर को अचीव कर सकता है? आप एक बार सोचिए और उसका जवाब मुझे कमेंट में बताइए, हाँ या ना।
मतलब बिजनेस तो आसमान छू रहा था, लेकिन उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह हुआ कैसे। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादातर बिक्री हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में हुई। लैपटॉप्स, ऑडियो डिवाइसेज, वियरेबल्स, एसर, आसूस, लेनेवो, एचपी जैसे बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में शामिल थे। लेकिन यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि कंपनी को हर राज्य में फिजिकल बिजनेस सेटअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो कि जीएसटी के लिए एक सामान्य सी शर्त है, और ख़ास करके वैसे लोगों के लिए जो ई कॉमर्स में ऑपरेट करते हैं। अगर आप में से किसी लोगों ने ई कॉमर्स बिजनेस ऑपरेट किया होगा तो उनको मालूम है कि अगर 5 राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं तो आपको उन सभी राज्यों में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कंपनी ने उस तरह का कोई फिजिकल सेटअप देश के किसी भी दूसरे राज्यों में किया ही नहीं, न ही अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टाफ जोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई कंपनी को। फ्लिपकार्ट का इकोसिस्टम इन सब चीज़ों को सेंट्रलाइज अप्रोच से मैनेज करता है। मतलब कंपनी सिर्फ एक नाम है, जबकि पूरा ऑपरेशन फ्लिपकार्ट के जरिए ही हो रहा है। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की एनुअल रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि कंपनी ने अपनी अकाउंटिंग और जीएसटी कंप्लायंस का काम 2 अलग अलग बिग 4 कंपनीज को आउटसोर्स कर रखा है। यह भी सोचने वाली बात है कि कितने ऐसी कंपनीज हैं जो सेलर्स हैं वो बिग 4 की सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, कंपनी ने डेलॉयट को हायर किया। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने डेलॉयट को हायर किया है, जो विभिन्न राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, ऑडिट, टैक्स असेसमेंट से जुड़ी सेवाएं कंपनी को दे रही है। मतलब फ्लिपकार्ट के जरिए हो रही बिक्री का टैक्स कंप्लायंस और रिटर्न फाइलिंग का काम भी एक्सटर्नल टीम देख रही है। इसी तरीके से केपीएमजी को बुक कीपिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पीरियोडिक रिपोर्टिंग और ऑडिट कोऑर्डिनेशन के लिए हायर किया गया है। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में बड़े पैमाने पर रेवेन्यू तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पूरा सिस्टम थर्ड पार्टी कंपनियों के जरिए चलाया जा रहा है। लेकिन एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स अकेली ऐसी कंपनी नहीं थी जिसका पूरा सिस्टम बाहरी कंपनियों के जरिए मैनेज हो रहा था। दरअसल यह संजोग नहीं था, फ्लिपकार्ट का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था पिछले कई सालों से। 2021 में इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि फ्लिपकार्ट 30 कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स और डायमंड सेलर्स का एक सिस्टम संचालित करता था। इस 2 टियर सिस्टम को बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स की मदद से तैयार, डेवलप और इम्प्लीमेंट किया गया था। अब सवाल यह है कि फ्लिपकार्ट को ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों यह बड़े पैमाने पर प्रेफर्ड सेलर्स के नेटवर्क के साथ काम कर रहा था? जवाब छिपा था भारत के एफडीआई के नियमों में। भारत में एफडीआई के नियमों में यह साफ लाइन खींची गई है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी कंपनियों का निवेश नहीं हो सकता। मतलब विदेशी कंपनियों को मल्टी ब्रांड रिटेल बिजनेस में इन्वेस्ट करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन होलसेल और मार्केट प्लेस के बिजनेस में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। यही वजह थी कि फ्लिपकार्ट ने अपने थर्ड पार्टी सेलर नेटवर्क का मॉडल तैयार किया, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए खुद से सामान बेचना मुश्किल ना हो और बड़ी आसानी से अपने ही मार्केट प्लेस पे वो खुद ही सेलर बनकर के सामान बेचते रहें। ऐसी कंपनियों का नेटवर्क बनाया गया जो कागजों में तो इंडिपेंडेंट लगती भी हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन फ्लिपकार्ट के नियंत्रण में है, ताकि ई कॉमर्स के बिजनेस को बिना किसी अड़चन के चलाया जा सके। अब तक बहुत ही कम कंपनियां इस एक्सक्लूसिव सेलर नेटवर्क में जगह बना पाई हैं। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स भी उन लकी फ्यू कंपनीज में से एक है जहां आम फ्लिपकार्ट सेलर्स को मार्केट प्लेस द्वारा कई तरह की फीस चुकानी पड़ती है, वहीं प्रेफर्ड सेलर्स को एक अलग तरह की डील मिलती है। अब सवाल यह है कि क्या एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की यह असाधारण सफलता केवल मार्केट प्लेस मॉडल का फ़ायदा उठाने के कारण है, या यह किसी और बड़े खेल का हिस्सा है? फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाखों सेलर्स दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही गिनती के लोग प्रेफर्ड सेलर्स बन पाते हैं। यह कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ या ओपन सिस्टम नहीं है। सवाल यह भी है कि कोई कंपनी जो 2 साल में 40 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, आखिर कैसे, जबकि उसका खुद का ऑपरेशन पे भी उसका कोई नियंत्रण नहीं है? क्या यह सिर्फ परफॉर्मेंस का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है? अगर यह सिर्फ एक शानदार बिजनेस ग्रोथ होती तो कंपनी के मालिकों के पास पूरा नियंत्रण होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। अब हमें इस पूरे मॉडल को समझना होगा कि आखिर ऐसे सेलर्स को ऑपरेट कैसे करते हैं, उनकी असली क्या भूमिका होती है इस तरह के सिस्टम में। रेगुलेटरी भाषा में प्रेफर्ड सेलर्स उन कंपनीज को कहा जाता है जो कागजों पर तो मालिक होती हैं, लेकिन बिजनेस का असली नियंत्रण उनके पास नहीं होता।
ये कंपनियां सिर्फ उधार में अपना नाम देती हैं और इसके बदले में, अपना नाम देने के बदले में उन्हें एक फिक्स्ड फीस मिलती है। अब ज़रा गौर कीजिए, 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और कंपनी के असली मालिकों को सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे, यानी कि कुल रेवेन्यू का सिर्फ 0.1%। कंपनी के मालिकों का इस पूरे सिस्टम में कोई असली रोल ही नहीं था। वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट में कंपनी के मालिक के तौर पर लिस्टेड हैं, लेकिन रियल ऑपरेशंस का कंट्रोल किसी और के पास में है। पूरी सप्लाई चेन, स्टॉक मूवमेंट, फाइनेंशियल, जीएसटी कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंसेज, सब कुछ किसी और के हाथ में है। असल में एसबी इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों को फ्लिपकार्ट के इकोसिस्टम में सिर्फ एक नाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत यह है कि एक 2000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक, ऑफिशियल ऑनर, 2000 रुपये का एक चेक भी साइन नहीं कर सकता। उनके पास कैश फ्लो पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते, उनका असली बिजनेस ऑपरेशंस में कोई रोल नहीं होता। मतलब कंपनी सिर्फ कागजों पर मालिक है, लेकिन असली कंट्रोल फ्लिपकार्ट के सिस्टम के अंदर बैठी अन्य किसी कंपनी के पास में है, जो कि उसका पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कंपनियां इस खास दर्जे तक पहुंचती कैसे हैं? क्या यह सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है? और एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स को यह खास दर्जा कैसे मिल गया? क्या यह परफॉर्मेंस की वजह से हुआ या उसके पीछे कुछ और था? एम वेंकटेश्वर राव, एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, हमने शुरू में बताया उनके बारे में, बिजनेस कर रहे थे काफ़ी दिनों से और फ्लिपकार्ट के एक वरिष्ठ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के बहुत ही करीबी थे। संतोष कुमार बी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्लिपकार्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक सीनियर पोजीशन पे थे। इन्होंने ही फ्लिपकार्ट के 2 स्तरीय सेलर स्ट्रक्चर को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्लिपकार्ट के नेटवर्क में शामिल करने का फैसला इनकी ही सिफारिश पे हुआ था, यानी कि यह कंपनी किसी ऑर्गेनिक ग्रोथ या एक्सपेंशन का नतीजा नहीं थी, बल्कि इंटरनल कनेक्शन और हाई लेवल रेफरेंस के चलते इसे प्रेफर्ड सेलर का दर्जा दिया गया। अब सवाल उठता है कि अगर किसी कंपनी को सिर्फ इंटरनल रेफरेंस के आधार पर प्रेफर्ड सेलर बनाया जा सकता है, तो बाकी छोटे सेलर्स के लिए यह सिस्टम कितना फेयर है? एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे ई कॉमर्स सिस्टम पे बड़े सवाल खड़े करती है। क्या छोटे सेलर्स को कभी भी बराबरी का मौका मिलता है? क्या यह पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है या सिर्फ इनसाइडर कंपनियों के लिए ही बनाई गई है? क्या यह सिस्टम भारतीय एफडीआई नियमों को बाईपास करने के लिए तो डिज़ाइन नहीं किया गया है? इस तरह के ई कॉमर्स मॉडल्स पे अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और ईडी जांच कर रही है। यह एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि क्या मॉडल लाया गया है वह कंपटीशन लॉ और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं, बल्कि पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्या ये बड़े प्लेटफॉर्म्स वाकई खुले बाजार के नियमों को फॉलो कर रहे हैं या फिर इनसाइडर सेलर्स का एक अलग नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है? इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ चुनिंदा कंपनियां प्रीफर्ड सेलर बन करके पूरे गेम को बदल देती हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम इस खेल की गहराई में और उतरेंगे। अगली बार हम जानेंगे कि एफडीआई और ई कॉमर्स रेगुलेशंस को बाईपास करने के लिए यह पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। प्रेफर्ड सेलर्स को क्या खास फायदे मिलते हैं जो बाकी सेलर्स को नहीं मिलते। बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स की इसमें क्या भूमिका है, उन्होंने क्या भूमिका निभाई है इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करने में, उसको ऑपरेट करने में और कैसे उसको रन करने में अपना रोल निभा रहे हैं। और तीसरा, क्या भविष्य में इस पर कोई सख्त कार्रवाई होने वाली है? आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स छोटे सेलर्स को बराबरी का मौका देते हैं या फिर यह सिस्टम सिर्फ इनसाइडर नेटवर्क के लिए बना है? अपने विचार कमेंट में बताइए। और अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी मैं इस चैनल पर दूसरा कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।